हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बॉरदोलोई। दिस इज़ क्लास 10 सेबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 4, विच इज़ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम। हम लोग ऑलरेडी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे वो लास्ट फेज ऑफ मास स्ट्रगल हम लोग बोल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर पार्टीशन क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी गोपीनाथ बॉरदोलोई की मिनिस्ट्री को या फिर इन जनरल असम को, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम उभर के आई थी ड्यू टू पार्टीशन विच वाज नॉट इजी। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि द इलेक्शंस वर्ल्ड वार टू के बाद 1946 में कंडक्ट हुए थे जनरल इलेक्शंस, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट 1946 तक ये इट वाज तय हो चुका था कि ब्रिटेन विल लीव इंडिया। ओके, सो जनरल इलेक्शंस करवाए गए और उसमें ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, क्योंकि वो उस टाइम पे मोस्टली पॉपुलर पार्टी थी। ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। ओके, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। तो असम में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्वियसली जीता। तो उसमें कौन मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बोल सकते फर्स्ट असम के, लेकिन तब प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो तब गोपीनाथ बॉरदोलोई चीफ मिनिस्टर बने असम के, और उनके जो मिनिस्ट्री के मेंबर्स थे कौन कौन थे, बसंत कुमार दास, विष्णुराम मोदी, मेधी एक्सेट्रा। ठीक है, सो तो प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा था कि असम में एक तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई एजुकेशनल का अच्छा सिस्टम नहीं था। ऑलराइट, तो फर्स्ट तो ये था मेजर प्रॉब्लम। और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो उनको फेस करना पड़ा था आफ्टर इंडिपेंडेंस की, बॉर्डर लैंड का प्रॉब्लम। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप लोग देखेंगे तो बांग्लादेश का एरिया जो है, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, उसका बॉर्डर लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करता था। तो देयर वाज अ गैप, है ना, सिर्फ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से इन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो बाकी इंडिया के रीजन से जुड़ा हुआ था। बाकी देयर वाज अ गैप अगर आज का आप लोग मैप देखोगे। ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। ठीक है, तो एक तो क्या था कि रेलवे लाइंस और रिवर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड असम, जो असम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो कनेक्शन था वो ऑब्वियसली बांग्लादेश के थ्रू होकर, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसके थ्रू होकर, वेस्ट बंगाल के थ्रू होकर इंडिया में जाते थे, है ना। क्योंकि ब्रह्मपुत्र अगर देखो, रिवर ट्रांसपोर्टेशन वॉज प्रोमिनेंट। ब्रह्मपुत्र असम से होती हुई वो बांग्लादेश में जाती है, तो इसलिए रिवर ट्रांसपोर्टेशन या फिर रेलवे लाइंस भी पूरा कवर करती थी। लेकिन अभी क्योंकि पार्टीशन हो चुका था तो ऑब्वियसली ये कनेक्शन टूट गया, और फिर बस वो छोटा सा लैंड स्ट्रिप ही बचा कनेक्शन के लिए। ठीक है, द पार्टीशन ऑल्सो डिस्टर्बटेड द कम्प्लेक्स इकोनॉमिक टाइज दैट हैड एग्जिस्टेड बिटवीन बंगाल, असम एंड अरक्कन। तो अरक्कन रीजन अगर आप सर्च करोगे और मैप में देखोगे तो आज का जो म्यांमार रीजन है वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो म्यांमार का रीजन है वो पड़ता है। मतलब इट बॉर्डर्स बांग्लादेश एरिया। ओके, सो ये अरक्कन रीजन, बंगाल रीजन एंड असम रीजन, ये तीनों रीजन जो है उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी एग्रो इंडस्ट्रीज़ थी। किस किस की थी, जैसे कि टी, इंडिगो, जूट, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। ये दीज इंडस्ट्रीज़ वेर वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड ऑल। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ और पार्टीशन आया तो ये जो इकोनॉमी था वो ब्रेक हो गया, बिकॉज ऑल दिस रीजन वेर वन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, लेकिन पार्टीशन के बाद ऑब्वियसली ये सब लोग अलग हो गए और फिर उसमें डिवीजन आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप इट इज़ क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, द ग्लोबल इकोनॉमी वो इम्पैक्ट हो गई, जो उनकी कंबाइंड इकोनॉमी थी ग्लोबल स्टैंडिंग, तो उसको उनको हटाना पड़ा, जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ लोकली ग्रो करने लग गए। ऑलराइट, तो जिसका ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट उतना नहीं मिल पा रहा था। फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन तो हुआ, ये इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है। फिर
इस रीजन को मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन को और एक प्रॉब्लम से डील करना पड़ा, वो था इमिग्रेंट प्रॉब्लम का। बहुत सारे बांग्लादेशी या फिर ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग बहुत ही ह्यूज अमाउंट में नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ रहे थे, ठीक है। बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक पीपल का भी गलती है, पीपल को नहीं पता था कौन सी क्या जगह है, बिकॉज दे वेर ऑर्डिनरी पीपल, ये सब लीडर्स लोगों ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, बट पीपल वेर नॉट मच ऑफ अवेयर कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे इंडिया होगा, कहाँ पे पाकिस्तान होगा। सो यू नो बिकॉज दीज आर नेचुरल थिंग ना, जो भी जगह है, जोग्राफी होती है, वो एक नेचुरल नेचर के द्वारा बनाई गई है। बस इसमें बॉर्डर्स कौन लगाते हैं, इंसान लोग लगाते हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। पार्टीशन के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे या फिर मूवीज़ भी देखेंगे, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक, ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर। सो एनीवेज, तो ज्योग्राफिकल रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम भी असम को फेस करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे रिवर ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे लाइंस कैसे बांग्लादेश में से होके गुजर रही थी। तो ऑब्वियसली अभी नया ट्रांसपोर्टेशन लाइंस रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और बॉर्डर कौन कौन सा बॉर्डर होगा, एरिया होगा, वो सब भी सॉल्व करना था। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। Thus, the region turned into a geographically isolated area, but at the same time a strategically sensitive area. ठीक है, तो जोग्राफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो आइसोलेट हो गया था बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से। ऑब्वियसली यू नो वाई, बिकॉज ऑफ द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया भी हो गया। कैसे? बिकॉज इट वॉज नाउ हैविली बॉर्डर्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान रीजन। सो कुछ कुछ इश्यूज वो डेंजर फेस कर रहा था, या तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना, और या फिर इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम। तो इसलिए इसको स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया बोला गया है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा सेंसिटिव रीजन, कभी भी ये रीजन में कुछ भी हो सकता है, और पार्टीशन के बाद तो वैसे भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे बहुत कुछ। So, under such circumstances, the region focused on building up its infrastructure along with overall socio-economic growth. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्रैच से, फ्रॉम द ज़ीरो, असम को फिर से स्टार्ट करना था। ओके, विच इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज़ अ बिग थिंग। तो आज भी हम लोग जो भी असम का प्रॉब्लम देखते हैं या फिर जो भी प्रोग्रेस देखते हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल स्टिल 70-75 years, it's not a very long time. ओके, बाकी की अगर आप लोग कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, सो दे हैव बिन डेवलपिंग देयर कंट्रीज़ फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गॉट द चांस टू रिबिल्ड आवर सेल्फ, एंड वी हैव कम सो फार। ओके, इंडिया की बात कर रही हूँ। So another important task was to develop its human resources as well. तो human resource कैसे develop होता है, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, it is through education and health care, ठीक है। ताकि people जो है, citizens of India है, वो काबिल बने कुछ काम करने के लिए, कुछ प्रोग्रेस करने के लिए। तब उन्होंने वो लीडर्स लोग ने तब वो सोचा, तब जाके आज इंडिया में इतना प्रोग्रेस और इतने क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना वाज वन ऑफ देयर एम, एंड वो कैसे हो रहा था, वो बाय इन्वेस्टिंग और प्रमोटिंग एजुकेशन, गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। Here we will briefly discuss a few post-independence developments of Assam, along with the establishment of a few institutions under the leadership of Ministry of Gopinath Bordoloi. तो वही ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के बाद ही सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि पीपल ही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ओके, बिकॉज दे विल पुट देयर ब्रेन, एजुकेशन, स्किल, एंड तभी वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, एंड तभी कंट्री का प्रोग्रेस हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि गोपीनाथ बोरडोले की मिनिस्ट्री में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया इन असम।